Hello everyone, welcome to the lecture of DRCS Design of Reinforced Concrete. Today we will start example based on a design of counterfort retaining wall. In a previous lecture we have calculated example of retaining wall, cantilever retaining wall, right? So today we will start a counterfort retaining wall. काउंटरफॉर्ट रिटेनिंग वॉल की ये बेसिक फिगर है। जैसे काउंटरफॉर्ट रिटेनिंग वॉल नॉर्मली ये रिटेनिंग वॉल की जैसी ही होती है, बट इसमें क्या होता है, ये काउंटरफॉर्ट्स प्रोवाइड किए होते हैं। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं काउंटरफॉर्ट्स, ठीक है। सो ये काउंटरफॉर्ट रिटेनिंग वॉल क्यों प्रोवाइड करनी है और कब प्रोवाइड करनी है? तो जब भी हमारी जो रिटेनिंग वॉल की हाइट होती है वो 6 मीटर से ज़्यादा हो जाए तो काउंटरफॉर्ट रिटेनिंग वॉल की यूज़ करना चाहिए। स्टीम एंड हिल थिकनेस इज़ मोर, जब भी हमारे स्टीम और हिल की जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा हो जाए। फिर मोर बेंडिंग एंड मोर स्टील, जहाँ पे भी बेंडिंग स्ट्रेस ज़्यादा आता हो वहाँ पे हमें काउंटरफॉर्ट रिटेनिंग वॉल यूज़ करनी चाहिए। कैंटिलीवर टी टाइप अनइकोनॉमिकल, राइट। कैंटिलीवर जो वॉल होती है उसमें जो टी टाइप की वॉल होती है वो इकोनॉमिकल नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि जब भी बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, स्टील ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है। और अगर हम लोग स्टील ज़्यादा प्रोवाइड करें तो क्या हो जाएगा, अनइकोनॉमिकल हो जाएगी। सो इसलिए हमें ये काउंटरफॉर्ट रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड करनी चाहिए। काउंटरफॉर्ट जो रिटेनिंग वॉल है उसका ट्रेपेजॉइडल सेक्शन होता है और नॉर्मली काउंटरफॉर्ट्स जो होते हैं उसको 1.3 मीटर से लेके 3 मीटर का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, वैसे प्रोवाइड करनी होती है। ये है पार्ट ऑफ द काउंटरफॉर्ट रिटेनिंग वॉल, जिसमें क्या होता है, एक स्टीम होता है, टो होता है, हील होता है, बेस स्लैब होता है और काउंटरफॉर्ट्स होता है। ये जो आप देख रहे हो सपोर्ट, काउंटरफॉर्ट्स बेसिकली क्या होता है कि ये सपोर्ट है कि जो आपके स्टीम को सपोर्ट करेंगे, और ये उसका प्लान है कि ये आपका स्टीम है और ये काउंटरफॉर्ट का प्लान है, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जांपल स्टार्ट करेंगे काउंटरफॉर्ट रिटेनिंग वॉल के डिज़ाइन का। सो एग्जांपल है डिज़ाइन एंड अ डिटेल काउंटरफॉर्ट रिटेनिंग वॉल फॉर द फॉलोइंग डेटा। सो डेटा क्या क्या दिया है आपको, एंगल ऑफ रिपोज 30 डिग्री, यूनिट वेट ऑफ द सॉइल 60 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, height of the wall above ground level is 7 meter, safe bearing capacity of the soil is 150 kilonewton per meter square, coefficient of friction between the base and soil is 0.60, use M20 concrete and Fe415 steel। so यहाँ पे हमें काउंटरफॉर्ट रिटेनिंग वॉल की डिज़ाइन करनी है। इसमें जो डेटा दिया है वो सारा डेटा हमें जो नॉर्मल रिटेनिंग वॉल होती है, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, उसके अंदर भी दिया होता है, वैसे ही डेटा दिया है, बट हमें डिज़ाइन करनी है काउंटरफॉर्ट रिटेनिंग वॉल, ठीक है। सो उसमें बेसिकली जो स्टीम की डिज़ाइन है, हील की डिज़ाइन है, टो की डिज़ाइन है, वो तो सेम ही रहेगी, बस थोड़े कंपोनेंट्स अलग रहेंगे और उसके अंदर एक और क्या ऐड होगा, काउंटरफॉर्ट की डिज़ाइन। सो एग्जांपल हम लोग फटाफट करेंगे, जिसमें हम लोग टो, हील एंड ये स्टेम की डिज़ाइन है वो ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है कैसे करनी है, तो उसको फटाफट देख लेंगे। बट डीपली क्या देखेंगे ये एग्जांपल में, काउंटरफॉर्ट की डिज़ाइन कैसे करनी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट एग्जांपल। सबसे पहले क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ द अर्थ प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमें थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री। सो के ए हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन 5 अपन 1 प्लस साइन 5। ये इक्वेशन आपको पता ही है कैसे आया था। सो के ए हमें मिला 1/3। सो के पी क्या है, के ए का इन्वर्स है, तो के पी हमारा क्या हो जाएगा 3। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे प्रीलिमिनरी डायमेंशंस। उसमें गेमा हमें दिया है 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और यहाँ पे एसबीसी ऑफ द सॉइल, सेल्फ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल कितनी दी थी, 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमारे पास डेटा है, तो उसके ऊपर से हम लोग डी फाइंड आउट कर पाएंगे। सो डी मिनिमम का इक्वेशन है Q0 डिवाइड बाई गैमा 1 माइनस साइन 5 अपन 1 प्लस साइन 5 होल स्क्वायर, ठीक है। सो Q0 मतलब कि यहाँ पे हमें कितना मिला है, एसपीसी 150 और गैमा है 16, ये हो गया 1/3 होल स्क्वायर। तो डी मिनिमम की वैल्यू हमें मिली 1.04। सो उसको हम सिमिलरली 1 प्रोवाइड करेंगे। सो हमारी ओवरऑल हाइट ऑफ द वॉल कितनी हो जाएगी, 8 मीटर, बिकॉज 7 मीटर हाइट तो वॉल की है ही, और ये हमारा डी हो गया। सो उसको ऐड करेंगे। सो कैपिटल एच हमारा हो जाएगा 8 मीटर।
अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे बेस विड्थ। तो बेस विड्थ बेसिकली कितनी लेनी है, सो 0.6 से लेके 0.7 तक लेनी है, ठीक है, 0.6h to 0.7h। तो आगे के एग्जाम्पल में हम लोग बेस विड्थ के लिए इक्वेशन यूज़ करते थे पहले, √3p/गामा वाला, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, बेस विड्थ हमें 0.6h से लेके 0.7h के बीच में कोई भी अज्यूम करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अज्यूम करते हैं 0.65h, ठीक है। तो h हमारा क्या है, 8 है, सो 8 की वैल्यू पुट कर लेंगे और हमें बेस विड्थ मिल गई 5.20 मीटर। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम टो विड्थ। सो मैक्सिमम टो विड्थ के लिए इक्वेशन है 1/3 b क्या है हमारा, जो 5.2 हमने आगे फाइंड आउट किया उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मैक्सिमम टो की विड्थ मिल गई, ठीक है। अब है थिकनेस ऑफ द बेस स्लैब। ये थिकनेस ऑफ द बेस स्लैब में हम लोग पहले अलग यूज़ करते थे, यहाँ पे क्या यूज़ करना है, h/15 to h/20, ठीक है। h हमारा क्या है 8000, सो 8000/15 to 8000/20 के बीच में कोई भी वैल्यू हम लोग अज्यूम कर लेंगे। सो यहाँ पे अज्यूम की है 450 mm। अब हम लोग देखेंगे स्पेसिंग ऑफ द काउंटर फोर्ट्स। हम लोग जो काउंटर फोर्ट्स प्रोवाइड करने वाले हैं उसका स्पेसिंग कैसे फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली स्पेसिंग फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे इक्वेशन है। सबसे पहले हम लोग लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। सो लेंथ क्या है, सो L है क्लियर स्पेसिंग बिटवीन द काउंटर फोर्ट्स मे बी डिटरमाइंड बाय द रिलेशन, ठीक है। सो L का इक्वेशन है 3.5 h/γ⁻⁻⁻25, ठीक है। नॉर्मली काउंटर फोर्ट्स जो होते हैं वो 3 to 4 मीटर के बीच में ही आते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा उसका स्पेसिंग नहीं रहता है। सो ये हम लोगों ने L फाइंड आउट किया, L की वैल्यू हमें मिली 2.94 मीटर, तो उसको सिमिलर करके हम लोग 3 मीटर कर सकते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन काउंटर फोर्ट्स विल बी 3 मीटर। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे थिकनेस ऑफ द स्टीम नियर द बेस, ठीक है। सो वो है स्मॉल h, ठीक है। स्मॉल h की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो कैसे कर पाएंगे कि कैपिटल मतलब हाइट हमारी टोटल है h और उसमें से हम लोग बेस विड्थ माइनस कर लेंगे। सो हमें कितना मिल गया, 7.55 मीटर। तो ये है हमारी थिकनेस ऑफ द स्टीम नियर द बेस। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे प्रेशर। सो प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द स्टीम फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता ही है कि उसका इक्वेशन एक है Ka/γ/hf, ठीक है। सो उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। Ka हमें पता है 1/3, गामा हमें 16 दिया है और स्मॉल h हमने फाइंड आउट किया है 7.55। सो हमारा h हो गया 7.55। सो प्रेशर हमें कितना मिला, 40.26 kN/m²। अब हमें फाइंड आउट करनी है हील विड्थ। तो हील विड्थ अगर फाइंड आउट करनी है तो टोटल जो विड्थ है उसमें से हम लोग ये दोनों विड्थ माइनस कर लेंगे। तो हील विड्थ है 5.2, उसमें से 1.7 एंड 0.30 माइनस कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3.2 मीटर। सो बेसिकली ये हमारी टोटल फिगर हो गई। फिगर के अंदर आपको टोटल h मतलब कि ये 7 + 1 मिला, बेस विड्थ मिली आपको 0.45 और ये जो हाइट है टोटल वो क्या है, स्टीम की थिकनेस। सो स्टीम की जो थिकनेस है हमें कितनी मिली, 7.55 मीटर, ठीक है। और ये हमारा प्रेशर डायग्राम है जिसमें हमने फाइंड आउट किया कि Ka/γ/h कितना था, 40.26 kN/m²। अब हमें सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है। सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अगर फाइंड आउट करना है तो उसका इक्वेशन है -WL²/12, जिसमें L क्या था, सो L है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन काउंटर फोर्ट्स, जो हमने आगे ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, जो हमें मिला था 3। सो नियर सपोर्ट जो बेंडिंग मोमेंट है वो नेगेटिव आएगी और मिड स्पैन में जो बेंडिंग मोमेंट आएगी वो पॉजिटिव आएगी। ये आप लोग पेज नंबर IS 456 पेज नंबर 12 टेबल नंबर 12 में से ये आपको मिल जाएगा और ये बेसिक है, ये आपको आगे भी आप लोगों ने पढ़ा ही है बेंडिंग मोमेंट का, ठीक है। सो ये बेंडिंग मोमेंट हमें मिली -30.20 kN/m²। अब उसको हम लोग फैक्टर कर लेंगे। सो फैक्टर बेंडिंग मोमेंट करने के लिए क्या करेंगे, 1.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, 45.30 kN/m²। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे MU। सो MU फाइंड आउट कर MU तो हमें मिल गया। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे D, हमें D चाहिए। सो D फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास MU का एक इक्वेशन है 0.138 FCK/BD², ठीक है। ये इक्वेशन आपको कहाँ से मिला, SP 16 टेबल नंबर 10 में से। उसमें क्या था,
कि आपको जो जो स्टील ग्रेड्स दिए हैं उसके ऊपर से आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू MU की वैल्यू मिलती है, ठीक है। सो वो उसके ऊपर से हमारा यहाँ पे Fe415 है, तो इसलिए हम लोग इक्वेशन यूज़ करेंगे 0.138 FCK इंटू BD², जिसमें MU की वैल्यू हमने जो फाइंड आउट की वो पुट करेंगे, FCK 20, B 1000 और D को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो हमें D मिल जाएगा, ठीक है। D की वैल्यू मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, शेयर क्राइटेरिया में अगर हमें कोई शेयर फोर्स ना लगे उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमें जो भी D मिलता है उसके 2 टाइम्स ग्रेटर D प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रोवाइडेड D इज इक्वल टू 250 mm, बिकॉज उससे डबल हो जाएगा। सो उसके 250 mm हमारा स्मॉल D है, उसको कैपिटल D करने के लिए क्या करेंगे, 50 mm कवर ऐड कर लेंगे। सो हमारा कैपिटल D हो जाएगा 250 + 50, मतलब कि हमारी डेप्थ हो जाएगी 300 mm। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोवाइड टॉप विड्थ 200 mm हम लोग अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। सो हमें टोटली डायमेंशंस मिल गए ये स्टीम के। ये स्टीम का डायमेंशन क्या है, तो ये 7.55 उसकी हाइट है, टॉप विड्थ है 0.20 और बॉटम विड्थ है 0.30। यहाँ पे हमारा टो है 1.70 का और ये हील है हमारा 3.20 मीटर का, ठीक है। पी मैक्सिमम हमें अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे पी मैक्सिमम एंड पी मिनिमम, पर उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, चेक फॉर स्टेबिलिटी करेंगे। तो चेक फॉर स्टेबिलिटी के लिए ये फिगर हम लोग यूज़ करेंगे, जिसमें यहाँ पे फोर्सेस है, वर्टिकल फोर्सेस और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के लिए हम लोग ये एक्टिव और प्रेशर वाला डायग्राम यूज़ करेंगे। सो उसके लिए हमें अगर हॉरिजॉन्टल लोड फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, 1/2 × 42.67 × 8। ये फिगर में आप देख रहे हो कि यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, 42.67, और उसका ट्राइंगुलर एरिया है तो उसका कैसे हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लोड 1/2 × प्रेशर × 8। सो यहाँ पे आपको ये टोटल लोड हॉरिजॉन्टल लोड मिलेगा। उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए कितना हो जाएगा, सो 1/3 × 8, क्योंकि ट्राइंगुलर में CG कहाँ पे आता है, सो 1/3 पे आता है। तो और उसकी हाइट मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि हमें 2.67 पे लगेगा वो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मोमेंट मिल जाएगी। ये जो मोमेंट है उसको क्या बोलेंगे, ओवरटर्निंग मोमेंट। ये सब हमने आगे के एग्जाम्पल में ऑलरेडी देख ही लिया है कि ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। और ये जो फोर्स मिला उसको हम लोग बोलेंगे स्लाइडिंग फोर्स, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे वर्टिकल लोड। तो वर्टिकल लोड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पूरी ये जो रिटेनिंग वॉल है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ये जो स्टीम वाला पोर्शन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक रेक्टेंगुलर, ट्राइंगुलर। ये आपका बेस है उसको W3 बोलेंगे और ये बैकफिल वाला है उसको W4 बोलेंगे। सो सबसे पहले W1 का अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 7.5 है उसकी हाइट है और 0.20 उसकी विड्थ है। सो उसका एरिया इंटू 25 क्यों, क्योंकि 25 कंक्रीट की डेंसिटी है। ये सब मैंने आगे आपको बताया ही था ऑलरेडी। सो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द कंक्रीट है 25 kN/m3 और डेंसिटी ऑफ द सॉइल एग्जाम्पल में कितनी दी है, 16 kN/m3। सो W1 आपका हो जाएगा 37.75 kN। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए, ये भी डिस्टेंस वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसे अगले वाले एग्जांपल में किया था। एक बार बता देती हूँ। 1.7 मतलब कि ये डिस्टेंस प्लस 0.1 मतलब ये डिस्टेंस और प्लस 0.1 मतलब कि ये 0.20 है, उसका डिवाइड बाई 2 हो जाएगा क्योंकि ये सेंटर पे लगेगा। तो उसके लिए आपका हो गया 1.9। उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंट मिल जाएगा। W2 मतलब कि ट्राइंगुलर पोर्शन है, उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो 1/2 × B यहाँ पे 0.1 है और हाइट यहाँ पे 7.55 बताई है, उसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका W2 हो जाएगा 9.43। और परपेंडिकुलर उसका डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करें तो 1.7 + 2/3, क्योंकि अगर हम लोग लेफ़्ट साइड से ये देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से देखेंगे तो ये ट्रायंगुलर का CG 2/3 पे आएगा, तो उसलिए 2/3 × 10 कर किया है वहाँ पे। सो आपको यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मोमेंट मिल जाएगी। W3 मतलब कि नीचे वाला बेस पोर्शन है, उसका एरिया हो जाएगा 5.2 / 0.45 × 25 डेंसिटी है, मल्टीप्लाई किया आपको मिला 58.5 kN।
अब परपेंडिकुलर फ्रॉम ए से देखेंगे तो टोटल विड्थ है उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा, क्योंकि सेंटर पे ही आएगा रेक्टेंगुलर में, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंट मिलेगी। अब W4 मतलब कि बैक वाला एरिया जहाँ पे अर्थ प्रेशर लगेगा, सो यहाँ पे डेंसिटी जो मल्टीप्लाई करेंगे वो कौन सी करेंगे, अर्थ की डेंसिटी करेंगे, ठीक है। सो उसका एरिया इंटू डेंसिटी, तो आपको मिल जाएगा 386.56 किलो न्यूटन। अब उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कि 1.7 पूरा टो वाला पोर्शन, 0.3 मतलब कि स्टीम वाला पोर्शन, और ये हील वाला पोर्शन है उसके हाफ में उसका CG आएगा, तो तीनों को ऐड कर लेंगे 3.6 मीटर मिलेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमें मोमेंट मिलेगी। अब ये जो मोमेंट है उसका टोटल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेजिस्टिंग मोमेंट, और ये जो फोर्स मिला उसको बोलेंगे डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। अब हम लोगों ने मोमेंट और फोर्सेस फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोग मैक्सिमम प्रेशर और मिनिमम प्रेशर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो मैक्सिमम प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्स बार क्या है, तो नेट मोमेंट एट ए है। सो एक्स बार अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, तो हम लोगों ने आगे ऑलरेडी ये फाइंड आउट किया कि MR और ये लोड फाइंड आउट किया सिग्मा W। सो यहाँ पे आएगा MR कितना है 1632.10, और यहाँ पे MO कितना था 455.15। सो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, डिवाइड बाय ये लोड आ जाएगा, ये दोनों मोमेंट का डिफरेंस है, डिवाइड बाय अपवर्ड वाला लोड आएगा, तो एक्स बार मिलेगा। एक्स बार हमें कितना मिला 2.39, कहाँ से, सो ए से, ठीक है। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे एसेंट्रिसिटी। सो एसेंट्रिसिटी ई का इक्वेशन है B/2 माइनस एक्स बार, ठीक है। B हमें पता है 5/2 है, और एक्स बार की वैल्यू हमने 2.39 फाइंड आउट की है। सो हमारा स्मॉल ई कितना हो जाएगा 0.21 मीटर। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम प्रेशर एट ए। ये भी सेम इक्वेशन हम लोग फॉलो करेंगे जो आगे वाले में करते थे, सिग्मा W/B 1+6E/B, सारी वैल्यू पुट कर लेंगे, हमें P मैक्सिमम मिल जाएगा, वो कितना मिलेगा 117.60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट टो, ठीक है। सो जो P मैक्सिमम है वो हमारी सेफ बेयरिंग कैपेसिटी से कम है, मतलब कि हमने जो किया है ये कैलकुलेशन, मतलब जो भी डायमेंशन सिलेक्ट किए हैं वो सेफ़ है। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे P मिनिमम। सो P मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए सेम इक्वेशन रहेगा, सिर्फ यहाँ पे 1 - 6 ही हो जाएगा। इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यू पुट करेंगे, P मिनिमम फाइंड आउट करेंगे, उसकी वैल्यू आएगी 71.72 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट हिल, ठीक है। ये 0 से ज़्यादा है, मतलब कि नेगेटिव नहीं है। सो तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो बेस है उस पर कोई टेंशन नहीं लग रहा है, ठीक है। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग। हम लोगों ने रिस्टोरिंग मोमेंट कितनी फाइंड आउट की थी, तो 1632.10 किलो न्यूटन इंटू मीटर, और ओवरटर्निंग मोमेंट कितनी फाइंड आउट की थी 455.15। अब हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग फाइंड आउट करना है, तो उसका इक्वेशन है FS = MR/M0। MR मतलब रिस्टोरिंग मोमेंट और M0 मतलब ओवरटर्निंग मोमेंट, दोनों की वैल्यू पुट कराएंगे और हम लोग FS फाइंड आउट कर लेंगे। सो FS की वैल्यू मिल गई हमें 3.58। जो FS की जो वैल्यू मिली है वो 1.55 से ज़्यादा है, मतलब कि हमारा जो सेक्शन है वो ये ओवरटर्निंग के अगेंस्ट सेफ़ है, ठीक है। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग, ठीक है। अब स्लाइडिंग फोर्स यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, वो कितना था, तो 170.68 किलो न्यूटन, ठीक है। रेजिस्टिंग फोर्स का इक्वेशन है म्यू इंटू सिग्मा W। सो म्यू यहाँ पे हम लोग 0.6 दिया है, और सिग्मा W हमने ऑलरेडी आगे फाइंड आउट किया था, तो वो कितना मिला था हमें 492.24। सो हमें रिस्टोरिंग फोर्स कितना मिला 295.34 किलो न्यूटन। अब अगर हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग फाइंड आउट करना है, तो उसका इक्वेशन है रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन स्लाइडिंग फोर्स। तो स्लाइडिंग फोर्स हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया 170, और रिस्टोरिंग फोर्स फाइंड आउट किया 295.34 किलो न्यूटन। सो उन दोनों को वैल्यू पुट करेंगे और हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ रहा है 1.73। सो ये जो 1.73 वाली वैल्यू है वो 1.55 से ज़्यादा है, मतलब कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्लाइडिंग के अगेंस्ट सेफ है। और
उसके लिए हमें शेयर की ज़रूरत नहीं है, तो शेयर की जो प्रोवाइड करते हैं वो प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे? सो नेक्स्ट हम लोग थीम की डिज़ाइन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे हम लोग। बट अब तक यहाँ तक जो हम लोगों ने देखा उसमें डिफरेंट क्या था? सिर्फ रिटेनिंग वॉल कैंटिलीवर और रिटेनिंग वॉल काउंटर फोर्ट में डिफरेंस क्या था? जो बेस का हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो और डेप्थ फाइंड आउट करते हैं वो, उन दोनों के इक्वेशन अलग अलग थे। तो आप लोगों को वो बेसिक जो चेंजेस है दोनों की डिज़ाइन में वो ध्यान रखना है एग्जाम्पल करते टाइम कि ये रिटेनिंग वॉल काउंटर फोर्ट है या कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है। तो वो आप लोग देख लीजिएगा। और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप नेक्स्ट मुझे गूगल मीटिंग पे भी बता सकते हो और पर्सनली भी कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।